मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर के जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें एक सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, कोड 2002 के यूनिट नंबर 2 ऑप्टिक्स में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो उपयोग हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण भी है, वह है ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु जो है उसके लिए आप देख सकते हैं कि आजकल दृश्य और श्रव्य जो विजुअल फिगर्स हैं, जो या हमारे जो ऑडिबल सिग्नल्स हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तक संचारित करना होता है। तो उसके लिए प्रकाशिक तंतु अर्थात ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाया जाता है। जो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी है उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को उपयोग में लाते हैं। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह तब होती है जबकि दो शर्तों का पूर्णतया पालन हो। एक तो कि जो प्रकाश किरण है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए, डेंस मीडियम से जो रेयर मीडियम है उसमें आए, और दूसरा जब आपतन कोण का मान जो हमारा क्रांतिक कोण होता है, जो क्रिटिकल एंगल होता है, उससे अधिक हो। इन दोनों शर्तों का पालन करने पर वह जो किरण है जो सतह पर आपतित हो रही है वह पूर्णतया परावर्तित होती है, उसका कोई भी अपवर्तन या एब्जॉर्प्शन आगे नहीं होता है। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर क्या है? उच्च क्वालिटी का संयुक्त कांच या क्वार्ट्ज के तंतुओं से इसे बनाया जाता है। इसमें एक तो क्रोड होती है और एक क्लैडिंग होती है। कोर और क्लैडिंग दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में है। उसकी क्लैडिंग के ऊपर जो है वह एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि उस पूरे ऑप्टिकल फाइबर को सेव करता है, बचाता है। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं इस प्रकार से उस पर एक जो है और कोटिंग होगी जो कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की होगी। अब यहाँ पर देखें, प्रत्येक तंतु में एक कोर होगा और एक क्लैड होगा। जो कोर होता है उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.7 होता है, जबकि जो क्लैडिंग होती है, अच्छा जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, उसका अपवर्तनांक 1.5 ही होता है। तो जब कोर के मटेरियल से क्लैडिंग के मटेरियल पर प्रकाश किरण आपतित होगी तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होगी, अर्थात डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आपतित होगी। तो वहां पर हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो पहली शर्त है उसका पालन होता है। ये देखिए, आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये प्रकाश किरण ऑप्टिकल जो हमारी लाइट रे है वो, ठीक है, यहाँ से ये रिफ्रैक्ट हो गई। ये देखिए आप, यहाँ पर आपतित हुई। ये कोर मटेरियल है और ये क्लैडिंग है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बताया गया है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बताया गया। तो जब ये कोर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का मान μ2 से ज्यादा होगा, अर्थात यह प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम पर आपतित होगी। तो यहाँ से जो है यह पहली शर्त का पालन कर रही है। साथ में हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं यहाँ पर कि इस सतह पर जो आपतन कोण है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसका मान क्रिटिकल एंगल अर्थात कोर और क्लैडिंग के मटेरियल के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है उससे अधिक हो। तो ऐसी स्थिति में यह प्रकाश किरण पूर्णतया परावर्तित होगी बिना किसी हानि के, लगभग नगण्य हानि के, ये यहाँ से इधर परावर्तित होगी। पुनः वापस से यहाँ देखें तो क्लैडिंग मटेरियल पर आपतित हो रही है, कोर से क्लैडिंग वाले मटेरियल पर, तो यहाँ पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। इस प्रकार से यह किरण जो एक बार इसमें प्रवेश कर जाएगी तो वह लगातार आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया का पालन करेगी। ये देखिए आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर मटेरियल का 1.7, ये जो कोटिंग मटेरियल है जिसको हमने क्लैडिंग कहा था, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है और किरण पूर्णतया परावर्तित हो जाती है। ये और आप समझ सकते हैं।
कोर, क्लैडिंग और बफर कोटिंग। बफर कोटिंग जो है पूरे ऑप्टिकल फाइबर को यहाँ पर बचा रही है। जब कोई सिग्नल प्रकाश के रूप में उचित कोण पर, जब कोई सिग्नल प्रकाश किरण के रूप में उचित कोण पर इस पर आपतित होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण वह प्रकाशित तंतु की लंबाई के अनुदिश कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता है और अंत में ये सिग्नल है प्रकाशित तंतु के बाहर निकल जाता है। ये देखिए आप फिर से समझ सकते हैं इसके माध्यम से। एक बार लाइट सिग्नल एंटर हो गया इसमें, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। क्यों? क्योंकि कोर और क्लैडिंग, कोर का रिफ्लेक्टिव ज्यादा है, क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव कम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित हुई है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है, किरण परावर्तित होगी इस प्रकार से। फिर पुनः यही घटना यहाँ पर भी होगी। इस प्रकार से पूरी जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर है उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिग्नल निकलेगा बाहर, इस स्थान से जैसे बताया गया है। अंत में ये संकेत जो है प्रकाशित तंतु के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। प्रकाशित तंतु इस प्रकार बनाए जाते हैं कि प्रकाश संकेत एक ओर की सतह से परावर्तित होने के बाद दूसरी सतह पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो, जिससे वहां से भी वह पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो सके, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। इस प्रकार अधिक दूरी तय करने पर भी प्रकाश संकेत की तीव्रता में हानि नगण्य होती है। प्रकाश तंतु का उपयोग, जो ऑप्टिकल फाइबर हमने बात की थी, उसका उपयोग मानव शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए भी किया जाता है। मानव शरीर के आंतरिक अंग जैसे भोजन नली है, लीवर है, आंत है, उनको हम इसके माध्यम से देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम। इसके लिए एक लाइट पाइप का उपयोग किया जाता है। इसे चिकित्सीय भाषा में, डॉक्टर की लैंग्वेज में हम एंडोस्कोपी एवं कोलोनोस्कोपी कहते हैं। उक्त जांचों के माध्यम से ये जब जांच किसी मरीज की जाती है तो चिकित्सक को रोग का निदान करने में, डायग्नोसिस करने में उसको सहायता मिलती है। ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये मॉनिटर लगा हुआ है, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है इस प्रकार की। ये मानव शरीर में मुंह से इसको यहाँ पर डाला गया है ताकि भोजन नली को और आमाशय को और वह छोटी आंत को देख सके। ठीक है, इसी प्रकार से रेक्टम एरिया से हम इसको इंसर्ट करके जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत हमारी होती है, उसको देखने के लिए भी हम इसको काम में ले सकते हैं। तो डॉक्टर प्रकाशिक तंतु टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो मरीज है उसके आंतरिक जो भाग हैं शरीर के, उनको देख सकता है और उसको इससे रोग निदान में सहायता मिलती है। और भी कई घटनाएं हैं जिनको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे हीरे का चमकना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। हम जानते हैं कि हीरा अपनी चमक के लिए फेमस है। हीरे में ये चमक मुख्यतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होती है। हीरा और वायु का जो इंटरफेस है, डायमंड एंड एयर का जो इंटरफेस होता है, उसके लिए क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री होता है, जो कि बहुत कम है। जो हीरे को तराशने वाले कारीगर होते हैं वो हीरे को इस प्रकार से ग्राइंड करते हैं कि प्रकाश जो है वह हीरे की किसी भी आंतरिक सतह पर आपतित हो और उस समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। हीरे में हम जानते हैं कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 है, एयर का 1.5, एयर का उसकी कंपैरिजन में कम होता है। तो ऐसी स्थिति में हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण जो है जो प्रकाश किरण हमारी वो पूर्णतया परावर्तित होती है और उसमें आपको बहुत अधिक चमक मिलेगी। मरीचिका, मिराजेस, कई बार हमने गर्मी में जो है इस प्रकार की घटनाएं देखी है। गर्मी के दिनों में पृथ्वी के जो निकट की वायु होती है, पृथ्वी सतह के जो निकट की वायु होती है, वह उसके ऊपरी सतह की जो वायु है उसकी तुलना में अधिक गर्म होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो लेयर अर्थ सरफेस के नजदीक है एयर की, उसकी टेम्परेचर ज्यादा होगी और उसके ऊपर की जो एयर की लेयर होगी उसकी टेम्परेचर कम होगी। ऐसी स्थिति में गर्म जो वायु है वह अपेक्षाकृत कम सघन होगी, लेस डेंस होगी, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ठंडी वायु की है उसकी तुलना में कम होगा। जब किसी ऊंची वस्तु से, जैसे कोई पेड़ है, से उससे आता हुआ प्रकाश ऐसे माध्यम में गमन करता है कि जिसका अपवर्तनांक
भूमि सतह की ओर घटता जाता है, जैसा कि हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए आप, ये पेड़ है या कोई ऊंची वस्तु है जिससे प्रकाश आपतित हो रहा है। यहाँ एयर की लेयर जो होगी इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा और फिर ऊपर की जो लेयर है उनका टेम्परेचर कम होता हुआ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगा। ठीक है, इनका रिफ्रैक्टिव, इन ऊपर की सतह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिनका टेम्परेचर कम है वह ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और नीचे की सतह जो वायु की है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होगा, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश किरण जो आपतित होगी वह उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम से निम्न अपवर्तनांक वाले माध्यम में आपतित होगी। तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश किरण है वह उत्तरोत्तर आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी अविलंब से दूर हटती जाएगी, क्योंकि कहां से आपतित हो रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होती है तो वह अविलंब से दूर हटती है। तो ऐसी स्थिति में वो किरण जो अविलंब से दूर हटती जाएगी, और ऐसा होने पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब भूमि के सतह के पास की वायु के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण पूर्णतया परावर्तित होगी। ऐसी स्थिति में दूर स्थित प्रेक्षक को यह प्रकाश भूमि सतह के नीचे से आता हुआ प्रतीत होगा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम से निम्न अपवर्तनांक वाले माध्यम में आ रही है, प्रकाश किरण जो है वो अविलंब से दूर हटेगी, और जहां आते आते क्या होगा, यहाँ आते आते जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो आपतन कोण है, जो आपका क्रांतिक कोण है उससे अधिक हो जाएगा, तो वह प्रकाश किरण पूर्णतया परावर्तित हो जाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और इस दूर स्थित प्रेक्षक को ये लगेगा कि यहाँ पर एक जो पेड़ है उसकी उल्टी इमेज बनी हुई है, अर्थात उसे पानी का या तालाब का आभास होगा। ये देखिए आप, ऐसी स्थिति में दूर स्थित प्रेक्षक को यह प्रकाश भूमि सतह के नीचे से आता हुआ प्रतीत होता है। उसे यह लगता है कि यह प्रकाश ऊंची वस्तु जैसे किसी पेड़ के समीप जल से भरे तालाब से आ रहा है। इस प्रकार किसी दूरस्थ वस्तु का बना हुआ जो उल्टा प्रतिबिंब है वह दृष्टिभ्रम उत्पन्न करता है, और यही घटना मरीचिका भी कहलाती है, मिराज कहलाती है। गर्मी के दिनों में जब हम किसी कार या बस में सफर कर रहे होते हैं और किसी हाईवे पर जा रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि जो आगे जो सड़क है उसका कुछ भाग गीला है, लेकिन पास पहुंचने पर हमें गीलेपन का कोई भी प्रमाण वहां पर प्राप्त नहीं होता है। यह भी मरीचिका के कारण है, मिराज के कारण है। अब हम बात कर सकते हैं एक और एप्लीकेशन की, कि जब किसी प्रकाश किरण को हमको टर्न करना हो, मोड़ना हो, तो कैसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उपयोग करें। प्रकाश किरण को 90 डिग्री से या 180 डिग्री से मोड़ना हो तो उसके लिए जो हम काम कर सकते हैं वो देखिए कि प्रिज्म में जो है ऐसे हम काम में लेंगे जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को उपयोग में लेगा। इस प्रकार के प्रिज्म ऐसे पदार्थों से बनाए जाते हैं कि जिनके लिए क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री 45 डिग्री से कम हो। इस हेतु क्राउन या फ्लिंट दोनों तरह के ग्लास कांच उपयोग में लाए जा सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। ये प्रकाश किरण ए बी, देखिए ये वस्तु है, प्रकाश किरण यहाँ पर ये दो, एक बी से निकल रही है, ए से निकलती हुई जाएगी। ये वो प्रिज्म है, ये 90 डिग्री इसका एंगल, ये 45। जब ये 45 होगा, ये 90 है, तो यहाँ पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका 45 हो जाएगा, क्योंकि क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर ये किरण जब यहाँ आपतित होगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। इस स्थान पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण वायु से कांच में आ रही है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, न कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो यहाँ पर तो अपवर्तन की घटना होगी। यह प्रकाश किरण इस सतह पर 0 आपतन कोण पर आपतित हो रही है, तो 0 अपवर्तन कोण पर ये अपवर्तित हुई। लेकिन यहाँ पर यह प्रकाश किरण
कांच माध्यम से वायु माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और आपतन कोण का मान जो क्रांतिक कोण है उससे अधिक है, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना यहाँ से होगी। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा। तो ये किरण इधर परावर्तित होगी, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इस प्रकार से इस सतह पर पुनः देखिए आप, तो यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो जा रही है, लेकिन आपतन कोण का मान 0 डिग्री है। ऐसी स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना नहीं होगी और यह किरण अपवर्तित होगी और इस प्रकार से बाहर निकल जाएगी। आपतन कोण 0 है, तो जो अपवर्तन कोण है वो भी 0 होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह प्रकाश किरण जो बी से निकल रही थी, ये इस प्रकार से 90 डिग्री से घूम गई है, 90 डिग्री से घूम गई है। इसी प्रकार से हम किसी प्रकाश किरण को 180 डिग्री से भी घुमा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, इसके लिए इस प्रकार का प्रिज्म काम में लिया जाएगा। देखिए पहले जो हमने बात की थी इससे पहले वाले में, उसमें प्रकाश किरण को जब 90 डिग्री से मोड़ना है तो 2 बार तो अपवर्तन की घटना हुई है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई है। अब जब मुझे इस किरण को 180 डिग्री से मोड़ना है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश किरण है उसे 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को हम यहाँ पर काम में लेंगे। ये प्रकाश किरण इस सतह पर आपतित है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। आपतन कोण 0 डिग्री, अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री। ये प्रकाश किरण इस सतह पर आपतित है, आपतन कोण का मान 45 डिग्री है। ऐसी स्थिति में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी और किरण जो है वो पूर्ण से आंतरिक परावर्तित होगी। परावर्तन कोण 45 डिग्री से, यह किरण 90 डिग्री से यहाँ घूम गई, फिर 90 डिग्री से वापस से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घूमेगी और ये किरण इस प्रकार से आएगी। और फिर यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो जा रही है, लेकिन आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम है, क्योंकि आपतन कोण यहाँ पर 0 है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी और यह प्रकाश किरण जो है वह यहाँ से अपवर्तित होगी, अर्थात आपतन कोण 0 है, अपवर्तन कोण जो है वो भी 0 आएगा स्नेल के नियम से। तो इस प्रकार से यह किरण जो कि बी देखिए आप, ये 90 डिग्री से यहाँ पर टर्न हुई और 90 डिग्री से यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के 180 डिग्री से ये टर्न हो जाएगी। यही चीज आप ए के लिए भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि किसी प्रकाश किरण को 180 डिग्री से मोड़ना हो तो प्रिज्म को हम इस प्रकार से काम में ले सकते हैं। यदि किसी प्रकाश किरण को हमें उसका जो प्रतिबिंब है उसको उल्टा बनाना हो, साइज वही रखनी हो, तो भी हम इस प्रकार की प्रिज्म को काम में ले सकते हैं। ये देखिए, ये प्रकाश किरण यहाँ पर अपवर्तित हुई है, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर यहाँ पर अपवर्तित। तो इस प्रकार से यह बी किरण जो है वो आप देखेंगे इस प्रकार से। आइए बी डैश पर, ए किरण वही अपवर्तन, इस स्थान पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस स्थान पर अपवर्तन, तो ये ए डैश। तो ए बी जो वस्तु है उसकी जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ए डैश बी डैश के ऊपर। तो ये प्रकाश किरण यहाँ पर घूम गई है, जो हमें कह सकते हैं कि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बन गया है, साइज उसकी वही रही है। तो इस प्रकार से प्रकाश किरण को मोड़ने के लिए भी हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा करने से प्रकाश किरण की तीव्रता पर, इंटेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। थैंक यू, धन्यवाद।